चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास न्यूक्लियर, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, इसकी बेसिक कुछ चीजें जो हैं, बेसिक मैं कहता हूँ सिर्फ वो पता होनी चाहिए आप लोगों को। मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाना होता हमने, क्योंकि हमने जो आर्टिकल जो मेन जो कवर करना है वो रेडियो एक्टिव टेक्निक्स वगैरह हैं, अभी हम उनकी तरफ जाएंगे। मगर जब न्यूक्लियर रिएक्शन की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड नहीं, बाकी बिसाइड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन आल्सो बी अकर। अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हमने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें चल वो हाईलाइट होनी चाहिए, वो बेसिक पता होनी चाहिए। A reaction in which heavy nucleus like uranium splits into two nuclei of roughly equal sizes along with emission energy, ठीक है। और ये किसने सबसे पहले ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने ये चीजें ऑब्जर्व की। और फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, यूरेनियम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके से स्ट्राइक करता है बेरिलियम क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन मजीद निकलते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये क्वेश्चन सब बच्चों को याद होने चाहिए। अब जो 3 न्यूट्रॉन साथ ऐड होके निकलते हैं, ये यही हमारे पास आगे इस रिएक्शन को कंटिन्यूटी में लेके जाते हैं चेन रिएक्शन की फॉर्म के अंदर। अब जब आपके पास जो इक्वेशन आती है ना, आपका मेन इक्वेशन आती है, आपने लिखा होता है यूरेनियम न्यूट्रॉन आगे स्ट्राइक करता है और एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर आप ये जो यूरेनियम होता है ये एक्साइटेड स्टेज में चले जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है, इसमें आपका यूरेनियम 236 की जगह और 235 की जगह 236 हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है मोस्ट। तो ये हमारे पास फिर बेरियम और क्रिप्टॉन में जाके स्प्लिट होता है, साथ में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपसे वो इंटरमीडिएट स्टेज अगर पूछे तो आप बेसिक आपको पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर जो यूरेनियम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन ऐड होने के बाद यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो वो आपके पास ये बेसिक स्टेज है। फिर जो रिएक्शन होता है वो आगे फर्दर स्प्लिटिंग तक तब आता है। मेरी बात फॉलो करें सारे बच्चे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे समझते हैं खाली इसी चीज में स्प्लिट होता है यूरेनियम में। यहाँ पे मैंने नीचे फर्दर और रिएक्शन लिखे हुए, अदर पॉसिबल, अभी मैं ऊपर वाला हिस्सा करवाता हूँ आपको, जरा नोट करें। कहता है अदर पॉसिबल रिएक्शन, ये हमारे पास जब यूरेनियम एक न्यूट्रॉन आके इसमें स्ट्राइक करता है तो जरूरी नहीं है हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने, ठीक है। ये बात फॉलो करें, सेम उसी आइसोटोप से आके टकराता है तो हमारे पास डिफरेंट जो है एलिमेंट्स जो है वो इसके नतीजे में इमिट आउट हो सकते हैं। स्ट्रोंशियम, मोलिब्डेनम और ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये बाहर निकले हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है। मगर हम चूंकि हम पढ़ते सिर्फ यही है, इंटर के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है क्रिप्टॉन और बेरियम की ज्यादातर पूछी गई है और अमूमन सवाल भी इन्हीं के ही आते हैं, मगर उसका एक हल्का सा आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं कि यूरेनियम की 7.6 होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने आयरन की कितनी पढ़ी थी हमने? 8.6। हाँ, तकरीबन 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.8 था, 8.6 था, 8.8 था। हाँ, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो वो तो हो गया पर न्यूक्लियन पे। मगर जब हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, बाइंडिंग एनर्जी, वो किसकी ज्यादा आई थी? यूरेनियम की 1793। यूरेनियम की ज्यादा आई थी, बिल्कुल, बहुत अच्छी, शाबाश। अब हम सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम क्रिप्टॉन और बेरियम की निकालें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब बनती है, ठीक है। तो इसका अगर डिफरेंस लेते हैं, इसका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस किसका? यूरेनियम का। और साथ में डिफरेंस किसका? बेरियम और क्रिप्टॉन का। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ये वो डिफरेंस है जो पर न्यूक्लियन हमें मिल रहा है, डिफरेंस। तो अगर मैं इसको एटॉमिक जो मास है यूरेनियम का एटॉमिक मास, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या निकलता है? 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, ताकि इक्वेशन आपकी कंजर्व्ड रह सके एनर्जी के लिहाज से। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम लोग एमसीक्यू जब पूछा जाता है तो वहां पे बड़ा फेमस एमसीक्यू में हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिलेक्ट करते हैं। अगर तो ये दोनों आ जाए तो हम 11 को प्रेफर करेंगे,
नहीं तो नॉर्मली हमारे पास अमूमन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से ये सवाल पूछा जाता है। तो ये आपकी कुछ एनर्जीज है, बाइंडिंग एनर्जी है, ये उसके लिहाज से आपने चीज याद रखनी है। ठीक है बेटा? सर मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। सर था एक एमसीक्यू था, उसमें था मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, तो आयरन लिखा हुआ था उसका। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की होती है। आपने लास्ट लेक्चर लिया था मेरा? यस सर। चले है ना याद? मैं बता देता हूँ, जरा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमें। ये आ गए, यहाँ पे हमने बाइंडिंग एनर्जी मैंने कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया था आपको। ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, यहाँ पे गौर करें, बाइंडिंग एनर्जी अप टू आयरन एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी आयरन की वापस 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है और ये मैक्सिमम होती है। ठीक है? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर, यस। हाँ ओके। और अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाए, ये यूरेनियम की 7.6 है। और टोटल अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की टोटल, यानी कि पर न्यूक्लियॉन नहीं, ये पर न्यूक्लियॉन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिहाज से एमसीक्यू का ऑप्शन का आंसर चेंज हो जाता है। अगर तो पर न्यूक्लियॉन की बात करेगा तो वो आयरन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। मगर अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाए तो वो यूरेनियम की 1793 होती है और आयरन की जो होती है वो 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो यूरेनियम के पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, एटॉमिक मास है, वो ज्यादा होता है, तो उसका मल्टीपल होके वो वैल्यू बहुत बहुत बड़ी बन जाती है। राइट? ओके, हम वापस आते हैं। फिजन चेन रिएक्शन, फिजन चेन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ भी ऊपर एक पॉइंट है, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 के अंदर हम लोग स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं फॉर फिजन पर्पसेस। ऑल्दो अदर हैवी एलिमेंट्स कैन आल्सो गिव फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन अलग दूसरे हैवी एलिमेंट भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजन चेन रिएक्शन की। ये मैं फिर बता रहा हूं, अभी जहां तक मैं आपको कहूंगा ना कि ये आपने इसके अंदर बेसिक चीजें याद रखनी है। जब आएगा ना, हम आगे जाते हैं तो रेडियो एक्टिविटी का बैकग्राउंड रेडिएशन इफेक्ट वगैरह, वहां पे फिर आपको उसकी उसकी बड़ी रूट भी चीजें याद करनी पड़ेगी, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका जो टेबल होते हैं, जैसे 21.1 है, 21.2 है, ये टेबल्स रूल करने हैं सारे के सारे। अब हम बात करते हैं फिजन चेन रिएक्शन। क्रिटिकल मैथ कौन बताएगा? क्रिटिकल मैथ क्या होता है? ये सवाल आया है क्रिटिकल मैथ का। क्रिटिकल मैथ क्या होता है? Minimum amount of mass required to carry out this reaction. मिनिमम मैथ, हाँ शॉर्टकट बताएं, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जी बेटा, क्रिटिकल मैथ्स को कोई आसान लफ्जों में कौन बताएगा मुझे? ये डेफिनेशन छोड़ें, ये जो लिखी हुई है, मैं आपसे वैसे पूछो जनरल। क्रिटिकल मैथ्स वो कम से कम मैथ्स होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन रह सके। अगर मैथ्स उससे कम हो जाए तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यूटी में नहीं रहता। राइट? सर एक दफा फिर बता दें। मैं बता रहा हूं, दोबारा सुने। क्रिटिकल मैथ्स होता है वो मिनिमम मैथ्स जिस पे न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन रह सके। अगर आपका यूरेनियम का मैथ उस क्रिटिकल मैथ से नीचे चले जाता है तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रह पाता, यानी कि फर्दर न्यूट्रॉन जो हैं वो नहीं निकल पाते और आपका चेन रिएक्शन रुक जाता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं रहेगा। इस स्टेट को क्या कहते हैं? यहां पे हम कहते हैं कि अब जो आपका जो यूरेनियम है उसको हमें कहीं दफनाना पड़ेगा। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं बोल देता हूं। अब उस पोजीशन पे हमें नजर आ रहा है कि क्रिटिकल मैस से नीचे है, बट स्टिल इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीटली डिके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका रिएक्शन तो नहीं कर सकता मगर रेडियो एक्टिव स्टिल है। तो जिसके लिए हम कहते हैं हम उसको जमीन के ऊपर नहीं रख सकते, हम उसको समंदर में नहीं फेंक सकते,
उसके लिए फिर हम कहाँ कहाँ पे उसको हम डंप करते हैं, उसको हम डंप कहाँ करते हैं, ओल्ड रॉक सॉल्ट माइन में। फिर हम कहाँ डंप करते हैं, दफनाते कहाँ पर है, ओल्ड, ये एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ओल्ड रॉक सॉल्ट माइंस। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता आता सॉल्ट, तो यहाँ पे वो हम कहते हैं कि पड़ा रहेगा, डिके करता रहेगा, करता रहेगा। ओके, नाउ अब इसको एक और टर्म से समझते हैं, क्रिटिकल मास हम कहते हैं कि जहां पे जो यूरेनियम है ना, सिर्फ उसका एक न्यूट्रॉन ही निकल सके और वो रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके कंट्रोल्ड वे में रह के। इसको हम क्रिटिकल मास के अगर बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रिटिकल मास के अगर बराबर आ रहा है, तो तब हम कहते हैं कि उससे बिलो तो नहीं है, उससे ऊपर है, तो जहां पे सिर्फ एक न्यूट्रॉन निकलता है और वही रिएक्शन को कंटिन्यूटी में लेके जाता है रादर देन 3 निकलने से। तो हमारे पास हम कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन चेन रिएक्शन क्या होता है कि मास ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मास के बराबर रहता है, रिएक्शन प्रोसीड्स एट इनिशियल स्पीड्स जो कांस्टेंट रहती है। कहां इस्तेमाल होता है, यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी बनाने के काम आता है। बेटा फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नहीं ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है, मैंने इसलिए तो बताया आपको ये इंक्लूड नहीं है ये, मगर यही आप देखिएगा ये सवाल स्ट्रेट ऐसे पूछे गए हैं। ये बिल्कुल ठीक है बेटे ने, ये सवाल, ये बेटी जो भी है, ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है, मगर ये इसके टॉपिक पूछे गए हैं, एमसीक्यूज आए हैं। और खासकर चैप्टर नंबर 21 एक वाहिद चैप्टर है पूरे थ्रू आउट सेकेंड ईयर में, जिसकी जिसकी उन्होंने बाउंड्री लाइन वो खुद ही फिक्स नहीं कर सके। इवन जो एंड का जो आर्टिकल है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर का, वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें से अमूमन पिछले साल भी हर उसमें से दो तीन एमसीक्यू बच्चों को ऑन एवरेज उसमें से आए हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया ना आप लोगों ने बेटा, जो क्वार्क्स का और बोरॉन मिजॉन्स लेप्टॉन्स का जो टॉपिक है। तो इसलिए इसलिए मैं अब जो थ्रो आउट, मुझे पता है कि इसमें से क्या क्या आएगा, ये सेम एमसीक्यूज जो है बेसिक बेसिक पूछता है वो। तो जहां पे मैं बोलूंगा कि ऊपर ऊपर से करना है, जिस तरह ये आपने याद रहा बेसिक बेसिक चीजें, ये आपका सिर्फ बेसिक बेसिक करनी है। जहां पे रूट से जाना पड़ेगा वो अगले टॉपिक्स आते हैं, मैं वहां आपको गाइड करता चले जाता हूँ। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये भी सवाल आता है कि अब अभी जिसने कहा ना आपको कहाँ यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को अब कंट्रोल कैसे करना है, हम कैडमियम और बोरॉन के रॉड इस्तेमाल करते हैं टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। और अगर आपको याद हो तो ये भी पूछा जा चुका है आपसे एमसीक्यू कि कैडमियम और बोरॉन जो होते हैं स्टेबल होते हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चेन रिएक्शन को रोकने के काम आते हैं, चेन रिएक्शन स्टॉप करने के काम आते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर सब बच्चों? हाँ, और ये बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई इतनी खतरनाक चीजें नहीं है। मगर जैसे ही अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं जो मास ऑफ यूरेनियम है वो क्रिटिकल मास से ज्यादा होगा। क्रिटिकल मास से ज्यादा होने का मकसद क्या है कि अब एक न्यूट्रॉन निकलेंगे या 3 निकलेंगे? बहुत अच्छी बात है। अब जब 3 निकलेंगे तो उसकी जो स्पीड है पहले के मुकाबले में कम होगी, ज्यादा होगी? सर ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी। और फिर ये कहाँ इस्तेमाल होगा, इसकी इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है हमारे पास, कहाँ एप्लीकेशन आती है? एटम बम में आती है। तो वो हम रखते ही अनकंट्रोल्ड है ना, जैसा नागासाकी हिरोशिमा में हमने, मतलब हमने तो नहीं, जिन्होंने बम फेंका था, तो उसके इफेक्ट स्टिल हैं, और वो बड़ा रैपिड प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा उसने तबाही मचाई थी। और उसकी वजह ये थी कि वो अनकंट्रोल्ड था, और कंट्रोल की वे के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, कौन बच्चा बताएगा मुझे? हाँ बिल्कुल, चश्मा, और बिल्कुल ठीक है, कैनप, बिल्कुल ठीक है, कैनप कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा, ये ऑपरेशनल है या नहीं? नहीं है। नहीं ऑपरेशनल, अंडरस्टूड है। हमारे लिए तो लोड शेडिंग का मसला हल ना हो गया होता। अब पाकिस्तान एक वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होने के बावजूद न्यूक्लियर से बिजली पैदा नहीं कर पा रहा। ठीक है, बाकी बाकी जितनी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर जिनके पास जो कंट्रीज हैं जिन न्यूक्लियर जिनके पास है, वो अपनी 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो न्यूक्लियर से पैदा करते हैं।
अभी आप जरा गौर करें कि आपने ये ऊपर जब हमने पढ़ा, वो जब एक रिएक्शन होता है तो जो हीट पैदा हो रही है एक न्यूट्रॉन से, कितनी पैदा हो रही है? एनर्जी है, कितनी एनर्जी पैदा हो रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचें कि वहां पे आप यूरेनियम रखें और उससे आप एनर्जी पैदा करना शुरू करें, तो हम पाकिस्तान के सारे जो एनर्जी क्राइसिस है वहां से खत्म हो सकते हैं, उसको हम वर्किंग में लेके आए। मुझे तक स्टिल नहीं समझ में आया हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री कितना रिसोर्सफुल है। जिस तरह थर में आपको पता है कोयले की कान है ना? जी सर। Yes, sir. और आप एक तो ये इतना बड़ा रिसोर्स हम उसको यूज नहीं करते, और हम दुनिया के महंगे तरीन जो तरीकाकार है ना बिजली बनाने का, हम उसको फॉलो करते हैं कि सीधा पेट्रोल को आग लगा दिया जाए। ठीक है, जनरेटर सबसे दुनिया में महंगा तरीन तरीका है। और जो जितनी कंट्रीज अब जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं 60-70% इस पर जाती हैं। और पाकिस्तान में जो थर में जो कोयले की कान है वो इतनी नॉर्मसली ह्यूज है, कहते हैं रफली कहते हैं उसको कि अगर हम उसका 1% कोल यूज कर लें माइन करके, तो पाकिस्तान 20 से 25 साल तक बिजली बना सकता है सिर्फ 1% कोल यूज करने से। और ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, ये तब का डेटा है, 10 साल पुरानी बात। जब मैंने एक आर्टिकल में इसको मैंने शाया भी किया था, इसको मैंने खुद पर्सनल, तो मगर मतलब हम लोग उसको भी नहीं यूटिलाइज करते। माइनिंग डफ जरूर होती है मगर आप कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। तो खैर बाकी वो क्या कह सकते हैं। तो खैर आगे चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी बाय कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड वाला सीन होता है इसके अंदर, अभी ऊपर पड़ा है। न्यूक्लियर रिएक्शन एक्ट एज फर्नेस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फास्ट मूविंग फ्यूजन फ्रैगमेंट बिसाइड colliding one another, collide with uranium atom, uranium turbine। अच्छा, द हीट, ओके, इसमें मैंने ये शॉर्टकट से बनाया कि जो हीट पैदा होती है ना हमारे पास, हीट प्रोड्यूस होती है, वो क्या करती है? स्टीम इंजन को चलाती है। स्टीम विच वो क्या करता है? वो टरबाइन को रोटेट करवाता है। और जब टरबाइन में मैकेनिकल मूवमेंट मिलेगा तो वो जनरेटर को चलाएगा, और जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। ये एक हमारा फ्यूजन का रिएक्शन का तरीकाकार है कि वो किस किस हायरार्की में वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आता है पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो आपने मेन जो पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ ये करना है आपने। फ्यूल को कैप्ट रखते हैं इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में। अगर यूरेनियम यूज हो रहा है एज अ फ्यूल, देन क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज इंक्रीज्ड, उसको इंक्रीज करते हैं। नेचुरल हमारे पास जो यूरेनियम मिलता है उसकी जो अबंडेंस है वो 0.7% है। कितनी होती है नेचुरल जो अबंडेंस है किसकी? यूरेनियम 235 की कितनी होती है? 0.7। बकाया सारा का सारा बाकी सारा का सारा 238 होता है, 99.3%। वो कहता है कि हमें चूंकि चाहिए 235 होता है, हम इसकी जो अबंडेंस है 0.7% को हम 2 से लेकर 4% तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस को इनरिचमेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, इस प्रोसेस को क्या नाम होता है? इनरिचमेंट। मगर अब चूंकि हम पोलोनियम और 235 भी हम यूज कर रहे हैं, 33 भी यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल। फिर आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या काम है? ये हमारे पास काम याद रखने हैं आपने, इनके काम याद रखने हैं। रिएक्टर के अंदर क्या होता है? यूरेनियम 235 होता है और 0.7% होता है, और इनरिचमेंट से 2 to 4% बस बढ़ा देते हैं इस प्रोसेस पर। इतना ही याद रखना है। मॉडरेटर की बात की जाए, यूज फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर वैसे ये हमारे पास क्या होता है? प्रेशराइज हैवी वाटर होता है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि उसको हीट अप होने से मजीद रोकते हैं, कंट्रोल्ड वे में इसको हम रख सकें। और चूंकि कैनप को एक बड़ा एडवांटेज हासिल ये है कि वहां पे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा है उनके पास। ठीक है, समंदर पूरा पास है, तो अच्छा खासा पानी वो वहां पर उनको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। बाकी जगहों पे पानी का भी थोड़ा सा इशू आता है। एंड कंट्रोल एंड सेफ्टी रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। अभी मैंने बताया कैडमियम एंड बोरॉन, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन को। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। इसको ये क्या करते हैं? इस तरह से ना, ये एक ट्यूब है, सपोज करें इसके अंदर यूरेनियम पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर कैडमियम या बोरॉन की रॉड ना आपने उसके लिहाज से इंसर्ट की होती है। अगर तो पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर, पूरी की पूरी ये जो ट्यूब जिसमें यूरेनियम पड़ा है, पूरा बोरॉन रॉड इंसर्ट कर देंगे,
तो तब जितने भी न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो बोरॉन या कैडमियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं बचेगा जो कि चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रख सके। तो हम इसको कहते हैं कि आपने चेन रिएक्शन को या आपने रिएक्टर को स्टॉप करना है, तो आपको पूरी की पूरी जो कंट्रोल रॉड्स हैं, कंट्रोल इसीलिए कहते हैं ना, कंट्रोल या सेफ्टी रॉड इसीलिए कहते हैं कि आप इनको पूरा इंसर्ट कर देते हैं तो आपका रिएक्टर बंद हो जाता है। मेरी बात समझ आई आपको? Yes, sir. जी सर। हाँ, और लास्ट आता है इसका आखिरी हिस्सा, जो चौथा हिस्सा होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। अब टेम्परेचर जो होता है कोर का, वो तकरीबन 500 डिग्री राइज कर चुका होता है। किसका टेम्परेचर? कोर का। अब यहाँ पे वही जिसे हमने बताया, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से बिजली पैदा होती है। टेम्परेचर जो आता है ना, टेम्परेचर कमिंग आउट ऑफ टरबाइन, वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। ठीक है, अब इतने हिस्से को हम दोबारा से जो यूटिलाइज कर सकते हैं। पानी को अगर हम बात करें तो हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करके और हम हीट एक्सचेंजर बना सकते हैं। ओके, कराची कैनप, heavy water is being used as moderator. Best place to store radioactive waste in bottom of old salt mine. ये फंडामेंटल, ये सारे के सारे एमसीक्यू भी लिखे हैं मैंने। नेक्स्ट आता है थर्मल रिएक्टर एंड फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर में स्लो न्यूट्रॉन इनरिचमेंट यूज करते हैं, ये ओवरव्यू दिया हुआ है, और प्रेशराइज वाटर यूज करते हैं। फास्ट रिएक्टर में अभी जितना कहा, एज फास्ट न्यूट्रॉन आर यूज सो नो मॉडरेटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्यूल 238 यूज करते हैं, नेचुरल यूरेनियम। एक सेकंड, जो उसके लिए यूज होता है, तो उसकी स्टीम को हम अलग से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी स्टीम भी जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है, उसकी स्टीम को भी हम हीट एक्सचेंजर की फॉर्म में यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, अब हम बात करते हैं, ये न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 238 से टकराएगा, यूरेनियम 238 इसको एब्जॉर्ब करेगा, 239 हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया, गैमा रे निकलेगा। इसकी जो हाफ लाइफ है सिर्फ आधे घंटे से कम है, 23.5 मिनट होती है, और ये फिर फर्दर डिके कर जाता है एनपी और इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इसकी हाफ लाइफ 2.4 डेज होती है। और फिर एनपी है वो प्लूटोनियम में डिके करता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है जो स्टेबल होता है, फर्दर ये आगे नहीं जाता। कोर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ पीयू, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ 238। मगर खैर इसमें इतनी चीज नहीं आएगी। ये आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर ये प्रोसेस याद रखना है, और फास्ट रिएक्टर के अंदर आप ये याद रखिएगा कि हम यूरेनियम 238 यूज करते हैं, और इसमें मॉडरेटर, असल जो एमसीक्यू है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। फास्ट रिएक्टर में मॉडरेटर यूज नहीं होता, और कौन सा हम यूज करते हैं? यूरेनियम। ये सिर्फ आपको वही पॉइंट हाईलाइट करना है, बस ये इतना यूज करना है, बस यही बेसिक फास्ट रिएक्टर में यही पूछते हैं अगर पूछा जाए। ओके, फ्यूजन रिएक्शन, ये भी, इसके भी आपको पता है सवाल आए हैं। किसी को याद है इसके सवाल फ्यूजन रिएक्शन के, सन रिएक्शन के? जी बेटा, अहमद आया है? मुरसलीन? यस सर, अहमद नहीं आया सर। अहमद नहीं आया। अब आप देखें, अगर आपको याद हो तो ये फ्यूजन रिएक्शन के अंदर कुछ सवालात पूछे गए हैं, एनर्जी पूछी गई है पर न्यूक्लियन। हम उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। कहता है 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। ये मुझे बस थोड़ा सा होता है कि ये आपकी मेमोरी टेस्टिंग का ही चैप्टर बन जाता है, आपको इतना सारा डेटा इकट्ठा कंपाइल करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो एक हीलियम फॉर्म होता है, और साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछते हैं, वो कैसे निकालनी है? देखें, ये तो हो गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी ना 24, और पर न्यूक्लियन कितने न्यूक्लियन है टोटल? इसमें इस रिएक्शन में कितने न्यूक्लियन है? 4। तो 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? 6 मेगा आ इलेक्ट्रॉन जाएगी वोल्ट। सर। ये तरीकाकार याद रखें। आपको पूरी इक्वेशन लिखी आती है, आपको अमूमन क्या होता है, पूरी इक्वेशन लिखी आती है। अगर वो इस तरह का करते हैं
तो पूरी क्वेश्चन लिखी आती है। अब आपसे पूछते हैं बाइंडिंग एनर्जी बताएं पर न्यूक्लियॉन कितनी है, तो ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी, और पर न्यूक्लियॉन जो भी यहाँ पे 3 है 4 है 5 है व्हाटएवर, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये निकल आता है। इसको इतना ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती कि आप एग्जैक्टली ये वैल्यू याद करके बैठ जाएं। इसके अंदर सिर्फ प्रोसेस क्या याद रखना है कि आपको लंबी चौड़ी क्वेश्चन आएगी, उसका बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन से डिवाइड, आंसर खत्म। मेरी बात फॉलो किया सब बच्चों ने? Yes. Yes, जी, sir. जी, It's sir. very easy, sir. वेरी बस यही इसके अंदर मेन पॉइंट है। अब ये थोड़ा सा आपके माइंड से गुजरा होगा तो पता होगा ना करना कैसा है। अब देखें यहाँ 17.6 है, ये एक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का रिएक्शन हुआ है, हीलियम निकला है, न्यूट्रॉन निकला है, और साथ में 17.6 टोटल नंबर ऑफ यहाँ बताएं एटॉमिक यहाँ पे कितने न्यूक्लियन कितने हैं राइट साइड इक्वेशन में या लेफ्ट साइड में? 5. 5 है। 17 बिल्कुल ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। ओके, Yes. अब यहाँ पे कहता है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, फ्यूजन रिएक्शन गिव मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिजन। पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। सन के अंदर क्या हो रहा होता है? Sir, fusion reaction. Fusion. Reactions. दोनों चल रहे होते हैं ना, वहां पे दोनों ही होते हैं, मगर फ्यूजन रिएक्शन सबसे खतरनाक होता है ना। आपको देखें हम लोग फ्यूजन जब आपने करवानी है ना, तो टू स्टार्ट फ्यूजन कितना टेम्परेचर चाहिए आपको? 10 million degree. अब ये तो अटेन करने के लिए पहले बम फाड़ना पड़ेगा ना, एटम बम। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि अगर कहीं पे आपको फ्यूजन रिएक्शन करवाना है, आपको हाइड्रोजन बम, कहीं हाइड्रोजन बम कहते हैं ना इसको, अगर आपने हाइड्रोजन बम चलाना है तो पहले एटम बम चलाना पड़ेगा ताकि इतना हीट पैदा हो। तो फिर यानी कि ये डबल खतरा है। वो अब जो नॉर्थ कोरिया वाला है क्या कहता है, वो जो किम योन है क्या कहता है, मैंने हाइड्रोजन बम बना लिया है ना, Yes, sir. तो सब उससे डर रहे हैं कि सच्ची मुच्ची बना लिया हो तो क्या होगा और चला देगा, और खुदा ना खासा अल्लाह माफ करेगा अनकंट्रोल्ड ना हुआ, ये तो सब कुछ ही लपेट में ले जाएगा, है ना। तो उससे इसलिए ना उसको कुछ कहते नहीं है, कहते हैं Yes, sir. तुम खेलते रहो, हम तुम्हें नहीं तंग करते, तुम हमें ना करो। वो इस तरह का कुछ सीन चल रहा है उनका। ओके बेटा, अब कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट अंडर कंट्रोल, ये कंट्रोल में नहीं होता। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस इन हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम में चलता है ये फ्यूजन जो होता है। अब आता है सन, क्योंकि सन ही हाइड्रोजन बम का सोर्स है। द सन प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता ही नहीं था। टेम्परेचर ऑफ कोर सन का 20 मिलियन होता है और सरफेस पे सिर्फ 1000 डिग्री होता है, ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। इसमें P2P रिएक्शन चलता है। P2P क्या होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन होता है। ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके दो सवाल आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं। देखें यहां पर सन के अंदर एक प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं आप, और ड्यूटेरियम फॉर्म हुआ, और साथ में पॉजिट्रॉन निकला, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अब फिर एक ड्यूट्रॉन, जो ये ड्यूट्रॉन बना है, और एक प्रोटॉन, ये रिएक्ट किया, हमारे पास हीलियम का आइसोटोप बनेगा, गैमा रेडिएशन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। मैं सिर्फ एक चीज समझानी है, इसे वो याद रखनी है आपने। अब ये हीलियम का जो आइसोटोप निकला है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो हीलियम है, असल हीलियम बनेगी अल्फा पार्टिकल, और दो प्रोटॉन इमिट आउट होंगे। मेरी बात समझ आई आपको? अब मैं आपसे सवाल जो कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि एक ये हमारे पास जो हीलियम फॉर्म हुआ है, दिस वन हीलियम जो अल्फा पार्टिकल फॉर्म हुआ, इसको कहते हैं सन का चेन रिएक्शन कहते हैं ना। अब जो क्वेश्चन है आपके पास, मुझे ये बताएं कितने प्रोटॉन ने हिस्सा लिया इस चेन रिएक्शन में? इस हीलियम को बनाने में कितने प्रोटॉन ने हिस्सा लिया? 3. 4. 4. नहीं नहीं नहीं, 6। ये देखें, ये तीन प्रोटॉन जब होंगे तो एक हीलियम का ये वाला आइसोटोप बनेगा ना, 3He वाला एक आइसोटोप बनेगा। और आपको ये अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए ये 3 है ना हीलियम के 2 चाहिए,
तो ये 2 का मतलब है आपको ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये ट्वाइस कंडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 6 प्रोटॉन जो होंगे वो हिस्सा लेंगे, तो 2 हीलियम के ये वाला आइसोटोप बनेंगे। मेरी बात समझ आई आपको? सर रिपीट कर दे। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। देखें, अब यहां पर आपको एक हीलियम का ये वाला आइसोटोप बनाने के लिए कितने प्रोटॉन रिक्वायर्ड थे? पहले हम इससे शुरू करते हैं। 3 सर। 3 लगे, है ना? अब आपको ये 2 चाहिए, अब ये 2 चाहिए, तो कितने प्रोटॉन? ये 2 दफा चाहिए ना, तो ये ऊपर वाला रिएक्शन जो है ये 2 दफा कंडक्ट होगा। तो 2 दफा कंडक्ट होने का मतलब है कि हमारे पास 6 प्रोटॉन लगेंगे, यानी कि इस ये जो 3 प्रोटॉन में एक दफा हीलियम का ये आइसोटोप बना, यानी कि एक दफा ये बन गया 3 प्रोटॉन में, अगले 3 प्रोटॉन में फिर हीलियम का ये वाला आइसोटोप बना, तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए? 6 प्रोटॉन। मैंने नीचे मेंशन किया 6 प्रोटॉन टेक पार्ट इन पीपी रिएक्शन। हम पी टू पी रिएक्शन में कितने प्रोटॉन लगते हैं? 6। अब हमें वापस कितने मिल रहे हैं? 2 हमें 2 वापस मिल रहे हैं। शाबाश, 2 वापस मिल गए। तो एक्चुअली में फिर कितने इस्तेमाल हो गए? 4 4 प्रोटॉन यूज आफ्टर 1 कंप्लीट पीपी रिएक्शन बिकॉज वी गेट 2 प्रोटॉन बैक। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इसका पूछा जाता है कि सन रिएक्शन में, अब आपसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं मेन पॉइंट ही, कि सन रिएक्शन में कितने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं। 6 प्रोटॉन, ठीक है। अब उसमें से 4 प्रोटॉन हम यूज होते हैं क्योंकि 2 हमें वापस मिल जाते हैं, तो एक्चुअली में 4 हमें मिल गए, 4 का हमें इस्तेमाल हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। नाउ टोटल एनर्जी जो पी टू पी रिएक्शन में जो हुई है उसमें हमें कितनी एनर्जी मिली है? 25.7, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, बात करते हैं एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पे 6 है ना, 6 न्यूक्लियन है ना यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, यानी कि पर न्यूक्लियन कितना? पर न्यूक्लियन आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल रही है। और अगर हम वापस जाते हैं न्यूक्लियर उसके अंदर, यहां पर वापस आए, यहां पे अगर आप देखें यहाँ पे पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी मिल रही थी आपको? 0.9 0.9, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही थी। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही थी किसमें? फ्यूजन रिएक्शन में, है ना बेटा? और फ्यूजन में कितनी कितनी मिल रही है आपको? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन, विच इज ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मैंने नीचे लिखा था फ्यूजन से ये बड़ी है, ये 6 टाइम्स बड़ी है, और इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पे पर न्यूक्लियन ज्यादा एनर्जी मिल रही होती है आपको। मेरी बात समझ आई आप सब बच्चों को? जी सर। जी सर। वेरी गुड। ये तो हो गया हमारा वो हिस्सा जो हम हमसे पूछ लेते हैं आगे पीछे करके। अब जब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है जो मेन है, अब यहां से शुरू होता है आपका सारा काम करना, जो कि उन्होंने यूएचएस के सिलेबस में मौजूद है। रेडिएशन एक्सपोजर, बैकग्राउंड रेडिएशन से लेकर 2 पेज ही हैं, तो ये 2 पेज हैं हमने जो करने हैं हमने कवर, और ये भी आपकी इंफॉर्मेशन ही है। मेरी बात फॉलो करें सारे बच्चे? यस सर। ओके, मैं बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया। 1 मिनट मैं पानी पी लूं। जी बेटा, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहले कहा था ये चैप्टर बहुत ज्यादा ना, इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो इसमें ना लिखना ही लिखना बहुत पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा वो सारी वही चीजें मैंने इसलिए कहा था यहां से करा देता हूं मैं। नाउ रेडिएशन एक्सपोजर की हम बात करते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन।
आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अगर आप पीडीएफ भी पढ़ रहे हो ना तो इसके ऊपर हाईलाइट करते हैं ना आप लोग, इस तरह से करके आप उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को सिर्फ हाईलाइट कर लें जो जो करने होते हैं। मगर चूंकि अब खैर अब बात जो आ गई है ग्रेडियंट एक्सपोजर पे आ चुकी है, अब यहाँ पे आपने कोई भी चीज नहीं छोड़नी, सारी की सारी करनी है। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। ये क्या होती है, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है? जो कि इन्वायरमेंट में जो आउटर होती है। एटमॉस्फेयर से आती हैं। जो आउटर एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेडिएशन आपका जो वो नहीं था जीगर मोलर काउंटर जो था, है ना बेटा, यस। अगर कोई इसके पास कोई भी करीब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, उसके बावजूद वो रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सी रेडिएशन होगी? बैकग्राउंड रेडिएशन होगी, जिसकी सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास है। एक कॉस्मिक रेज है जो आउटर स्पेस से आ रही है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट जो अवेलेबल है हमारे पास, काफी बिल्डिंग मटेरियल में से निकलता है। और मजे की बात, जो आप खाना खाते हैं ना फूड, उसमें जो पोटेशियम और कार्बन 14 है, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये भी निकलते हैं। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मजे का सवाल आता है, ओजोन लेयर के बारे में क्या आपकी ओपिनियन क्या है? ओजोन लेयर क्या होती है? यूवी रेज को प्रोटेक्टिव लेयर फिल्टर है जो करती है, कि जो जो प्रोटेक्टिव लेयर हार्मफुल होती है, यूवी रेडिएशन। हार्मफुल रेज को ब्लॉक करती है, शाबाश। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ओजोन लेयर एक हाइट तक आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर ओजोन लेयर नीचे आ गई ना, तो वो अगर हम इनहेल करेंगे तो वो हमारे लिए पॉइजनस भी हो जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर फिल्टर यूवी रेस, और ये थिन होती चली जाती है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो जिसका असरात हमें आई के और स्किन के डिजीज में हमें मिलता है। मगर शायद अभी कुछ अरसे सुनना आ रहा है कि कुछ बेहतर होना शुरू हुई थी, ठीक है, लोगों ने बड़ा इन्वायरमेंटल के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या क्या कॉज करता है? सनबर्न करता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है, स्किन के कैंसर क्रिएट करता है, और क्रॉप डैमेज करता है, डिके ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिसरप्ट ओशन इकोसिस्टम का बेड़ा गर्क कर रहा है। अब ये एमसीक्यू है जो मैंने अभी आपको बोला है, ओजोन एट सरफेस ऑफ अर्थ corrosive and poisonous gas, but at a height of 20 to 50 किलोमीटर from Earth surface becomes vital to life। वो आपकी फिर जिंदगी बचाने के लिए काम आता है। Is it clear बेटा? जी सर। जी सर। यस। और फिर ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट जो हम आज स्टडी करेंगे, क्योंकि कल से हम इसको आगे लेके जाएंगे, जो मेजर पॉइंट है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एक्टिविटी। स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन सोर्स को शो करता है। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, फिर से वही बात है, 1 बैकरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एसआई यूनिट रदरफोर्ड 10 की पावर 6 बैकरल, क्यूरी 3.7 10 की पावर 10 बैकरल। और क्यूरी बड़ा होता है रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड का बड़ा होता है बैकरल से। तो बेटा आज हम यहीं तक रखेंगे, कल इसके जो रह गए 3-4 पेज वो हम इंशाअल्लाह आके कंप्लीट करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर तक, ठीक है बेटा? ओके यस सर। सर। यस सर। ओके बेटा, अब आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।